लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार कब गिरेगी। मैं कहता हूं इससे ज़्यादा और क्या गिर सकती है। अंतर कुछ नहीं है, मैं बता देता हूं, अंतर कुछ नहीं है। उस वक्त भी 4 दलाल थे जिसके बारे में कहा गया कि तुम्हें तो बैठने को कहा गया था, तुम लेट गए थे। आज वही लोग जिसे बैठने को कहा गया है वह रवीश कुमार आज डर का माहौल है ऐसा तो बता नहीं रहे। आज पत्रकार को जाता है उसको जेल में, कंगना बोले उसका घर तोड़ दो। और ये सारा प्रकल्प को देख लीजिए तो आपको इमरजेंसी की याद आएगी। लोकतंत्र चलता है संविधान से, लोकतंत्र और संविधान को पुष्ट करती है पत्रकारिता, लेखन और ये जो महकमे होते हैं सरकारी विभाग के, इसने सबको डैमेज किया। बीएमसी का दुरुपयोग किया, बिहार पुलिस को क्वारंटाइन किया, एक मुखर महिला उसके घर तोड़ दिया और पत्रकार 2 पत्रकारों को जेल में डाल दिया। मैं बता रहा हूँ ना, फार्म हाउस दरअसल राजनीतिक लोगों का एक हरम होता है। वहाँ नशे बिकती है, वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर जिस्म फरोशे के कारोबार होते हैं। और किसी भी फार्म हाउस में चले जाइए आप, वहाँ गंजेरी भंगेरी नंगेरी का अड्डा होता है, एक हरम तैयार किया जाता है। और किसी भी फार्म हाउस में आप चले जाओ, आप आम आदमी से पूछ लो कि कितने फार्म हाउस गए हो और क्या होता है फार्म हाउस में, क्यों एक्सेस नहीं है आम आदमियों का। चूँकि वहाँ पर खुला खेल फरुक्कावादी अब ये लोग करना चाहते हैं कि हम यहाँ ड्रग्स चलेंगे। और ये जो छोटा पेंगुइन है इसकी तो पूरी कहानी है, आज की नहीं वर्षों से इनकी कहानी है कि कहाँ कहाँ इसकी संलिप्तता रही है, किसके साथ इसके अवैध संबंध रहे। सर आपने देखा होगा जिस तरीके से मुंबई में उद्धव ठाकरे की तानाशाही चल रही है, एक तरफ कंगना रनौत का घर तोड़ दिया जाता है बिना नोटिस दिए, वहीं दूसरी तरफ जो रिपब्लिक भारत के पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सवाल ये उठता है जो उद्धव ठाकरे हैं उनके मन में चल क्या रहा है। दरअसल एक तानाशाही, अगर फासिज्म और जितने जो पिछले 6 वर्षों में जो शब्द हमने सुने थे, जो कुछ एक मीडिया के जगत के लोग, एक जो विचारधारा विशेष के लोग जिस फांसी बात की बात कर रहे थे, उसका लाइव एग्जाम्पल हमें देखने को मिला। और क्या था, कभी आपको लड़ना था कोरोना से और आप लड़ रहे हैं कंगना से। कभी आप पाकिस्तान के क्रिकेटरों को महाराष्ट्र में घुसने नहीं देते थे, आज कहते हो कंगना को घुसने नहीं देंगे। कभी आप कहते थे कि यहाँ दाऊद का मुंह तोड़ देंगे और आज आप कहते हो कंगना का मुंह तोड़ देंगे। बाला साहब ठाकरे से चलती हुई वह जो हिंदू हृदय सम्राट का जो छवि था, वो जो देश के एक स्वाभिमान का छवि था, वो जो रौबदार आवाज़ था, वो आकर के मिमियाने लगा। और इससे बड़ी और तानाशाही क्या हो सकती है इनकी। ये कहते हैं कि मराठा स्वाभिमान की बात है, यह मुंबई का अपमान है। जिस कांग्रेस के साथ आप सरकार चला रहे हैं वो कांग्रेस अपने जो सेवा दल के स्वयंसेवक हैं उनको पढ़ाते हैं, उनको पत्र लिख करके पूछते हैं कि वीर सावरकर कितने वीर, वीर सावरकर कितने वीर। तो वो वीर सावरकर का अपमान करते हैं, उनके साथ तो आप सत्ता में हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि मुंबई वालों का अपमान हो गया, महाराष्ट्र का अपमान हो गया। और आपने 2 नोटिस ने निकाली। एक नोटिस आप मनीष मल्होत्रा को देते हैं और उसे 7 दिनों का समय देते हैं, और कंगना रनावत को 24 घंटे का समय देते हैं। बताइए रात में कौन सा ऑफिस खुला होता है, कोरोना के समय में कौन सा कानूनी एफिडेविट बनेगा, कौन सा हलफनामा तैयार होगा। तो दरअसल और आपकी मानसिकता दूसरे दिन फिर आ जाती है सामना में, जब आप कहते हैं उखाड़ दिया। कभी सामना एक मुखपत्र हुआ करता था शिवाजी की आवाज़ का, मराठा की आवाज़ का, और आज वो सामना कहता है उखाड़ दिया, चीर दिया, फाड़ दिया। क्या ये बाला साहब ठाकरे की आवाज़ है? वह व्यक्ति जिसके नाम से कभी दाऊद इब्राहिम, और आप इसको तो आपने तोड़ दिया, लेकिन दाऊद इब्राहिम का वो मकान आपके तोड़ने में बड़ी हालत ख़राब हो रही है। डर गए हो शिव सैनिकों, आज कहां से कहां पहुंचे थे। इससे बड़ी गिरावट क्या हो सकती है। लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार कब गिरेगी। मैं कहता हूं इससे ज़्यादा और क्या गिर सकती है। इससे ज़्यादा तो महाराष्ट्र की सरकार गिर नहीं सकती है कि एक महिला, एक जो अपने कला के दम पर आती है, नेशनल अवार्ड लेती है, आप उसको कुचल देना चाहते हो। किस लिए? क्योंकि वो ड्रग्स माफिया के खिलाफ बोल रही है। क्या आप भारत के युवाओं के नसों में जहर भरना चाहते हो?
ये तो प्रश्न पूछा जाएगा ना। और आप तानाशाही दिखा रहे हो, पत्रकार जाएगा उसको कर देंगे। आपने राजदार सरदेसाई को क्या क्वारंटाइन किया था, जो आप कंगना को कहते हो क्वारंटाइन करेंगे? और आपने को 150 गज का मात्र स्क्वायर फीट में तोड़फोड़ करना था, पूरे बिल्डिंग को कर देते हो। और वो बिल्डिंग आपके ही पार्टनर शरद पवार की है, कंपनी का है। अच्छा, तो ये तानाशाही अब नहीं चलेगी, ये समझना पड़ेगा। अच्छा, रिपब्लिक भारत के पत्रकार को कर्जत से गिरफ्तार किया, वहां पर सीएम उद्धव ठाकरे का फार्म हाउस है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस फार्म हाउस में चल क्या रहा था जो वहां पर रिपोर्टिंग से रोका गया? देखो, फार्म हाउस बनाया ही जाता है, पहले के राजा, मुगल राजा बनाते थे हरम। और अब मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है बोलने में कि जो फार्म हाउस होता है वो रंगीली दुनिया का होता है। वहाँ ड्रग्स बिकता है, वहाँ रेप पार्टीज होती है, वहाँ नार्को बिकते हैं, वहाँ गंजेरी भंगेरी नंगेरी का अड्डा होता है। एक हरम तैयार किया जाता है। और किसी भी फार्म हाउस में आप चले जाओ, आप आम आदमी से पूछ लो कि कितने फार्म हाउस गए हो और क्या होता है फार्म हाउस में, क्यों एक्सेस नहीं है आम आदमियों का। चूंकि वहाँ पर खुला खेल फरुक्कावादी अब ये लोग करना चाहते हैं कि हम यहाँ ड्रग्स चलेंगे। और ये जो छोटा पेंगुइन है, इसकी तो पूरी कहानी है, आज की नहीं वर्षों से इनकी कहानी है कि कहाँ कहाँ इसकी संलिप्तता रही है, किसके साथ इसके अवैध संबंध रहे हैं। तो एक तो ड्रग्स का, दूसरा हरम में जो इन लोगों ने बना करके रखा हुआ था कि, और उसमें ऐसे ऐसे लोग जो छोटे कलाकार आते हैं, रिया चक्रवर्ती जैसे, एक फिल्म दे दो उसके बाद उसका उपयोग करो, उसका भोग करो। और उस एक्टर को जानबूझ करके ऐसे एक्ट्रेस को फंसाओ और पहले उसका इस्तेमाल करो, फिर एक फिल्म में दे दो और फिर उससे ड्रग्स बिचवाओ, उसको अपने हरम में लाओ। ये अगर हरम अगर नहीं होता तो शायद वहाँ पे किसी पत्रकार को जाने से रोका नहीं जाता। अच्छा, आपको याद होगा हमारे देश में कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जो मोदी की तुलना हिटलर से करते थे, तानाशाह से करते थे। लेकिन जिस तरीके से आज उद्धव सरकार काम कर रही है, ऐसा लगता है कि सबके मुंह में जैसे दही जम गई है। नहीं, ये एक विचारधारा है ना। अनुराग कश्यप अभी 6 महीने पहले कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे इज द बेस्ट सीएम। सारा एक ही ट्वीट, एक ही जैसा लगता था व्हाट्सएप में सर्कुलेट कर दिया गया हो एक ही मैसेज को, और सारे ट्वीट कर रहे थे। कहाँ है ये लोग? डर का माहौल है कि बताने वाले रवीश कुमार, अब उनको ये चिंता नहीं हो रही है। महिलाएं, एक दिन पहले वो रिया चक्रवर्ती को महिला के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे, ये सारे लोग तख्ता लेके खड़े हो जाते थे। लेकिन आज वो कहाँ हैं? ये फेमिनिज्म के नाम पर जो ये सौरा भास्कर दिन रात खड़ी हो जाती थी, इनके लिए सफूरा जरगर महिला है, कंगना रनौत महिला नहीं है। इनके लिए मणिकर्णिका कभी मायने नहीं रखता, इनको लगता है। और दूसरी चीज़, ये जो ये एक जो सबसे बुजुर्ग आदमी हमारे बीच के हैं, कलाकार नंबर 1, क्या है ये सब? ये दिन रात भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, अब लोकतंत्र सही हुआ क्या? अब इनको लग रहा है ये फांसीवादी, हर वामपंथियों से बात करो आप पहचान इनकी यही है कि आप बात करो 5वें लाइन पे लोकतंत्र, 5वें 6ठे लाइन पे फांसीवाद, 7वें लाइन पर आतंकवाद, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं दूसरे को भक्त होने का। और आज इनकी मुंह की चप्पी, इनकी मुंह के जो चुप्पी है, ये बता रही है कि ये फेमिनिस्ट के नाम पर अपना एजेंडा चलाते हैं। अपने सासों को भूखे पेट रख करके यहाँ पे महिला आंदोलन चलाने आ जाती हैं, और ये लोग सारे चुप हो जाती हैं। इनके लिए सफूरा जरगर जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का समर्थन करती हैं, वो महिला है। लेकिन जो कंगना कहती है कि नहीं, मैं कश्मीर पे फिल्म बनाऊंगी, मैं राम मंदिर पे फिल्म बनाऊंगी, मैं मणिकर्णिका पे फिल्म बनाऊंगी, और वो प्रश्न करती है कि शिवाजी पे फिल्म क्यों नहीं बना, वो प्रश्न करती है कि भगत सिंह पे क्यों उतना साहित्य नहीं लिखा जाता है, वो प्रश्न करती हैं कि आपातकाल के बारे में क्यों नहीं कहा जाता है। इस देश में देखिए फिल्मों का आज तक आपातकाल पे एक फिल्म नहीं बनी है। अभी 2015 में हिंदू सरकार बनी है, और ये फिल्मकार, जितने भी फिल्मकार हैं, नसीरुद्दीन शाह, आप आए थे ना यहाँ पे शाहीन बाग में आंदोलन करने के, लोकतंत्र खत्म हो गया है, आप आए थे दिल्ली पे आके कमेंट कर रहे थे। ये नसीरुद्दीन शाह, उम्र इनकी बुढ़ापे में जा रही है, इन्होंने कहा था कि कंगना कम पढ़ी लिखी है। क्यों? क्योंकि वो नशेरियों के खिलाफ है और आप नशेरियों के बीच में बैठे हुए हैं। शर्म तो आनी चाहिए। और ये हमारे और आपको अब ये समझना पड़ेगा कि हम करोड़ों रुपए जो इनको कमा करके देते हैं, ये हमारे ही पैसे पर, हमारे ही खिलाफ ये लोग आंदोलन खड़ा करते हैं, या हमारे ही देश विरोधी नारे लगाते हैं और उसका समर्थन करते हैं। यह अनुराग कश्यप नशेरी, इनके आंखों का लाल रहता है। इसकी वजह यही है क्योंकि हम लोग इसको हमेशा माथे पर चढ़ाएं। अब जरूरत है इसका विरोध करें। अच्छा, एनसीपी के एक नेता है शरद पवार, वो कह रहे हैं कि मेरा कंगना से कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ कर रही है बीएमसी कर रही है। अब सवाल ये
उठता है जो उद्धव ठाकरे है वो किसके दबाव में काम कर रहे हैं, ये जो गुंडागर्दी चल रही है? देखो ये साफ है कि ड्रग्स का नाम जब से आया है कंगना ने उस पूंछ पे रखा है और ये बिलबिलाहट है। ड्रग्स के पहले ना तो संजय राउत कुछ इतना आक्रामक थे ना उद्धव ठाकरे, और ज्यों 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 सीबीआई फंसाते जा रही है अपना कब्जा, जैसे जैसे सीबीआई का बेबी पेंगुइन के गिरवा तक हाथ जा रहा है, बेचैन हो चुकी है ये छटपटाहट में। और देखो अपरिपक्व नेतृत्व अक्सर ऐसी गलतियां कर जाता है और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और यही हो रहा है इसके साथ। यह धृतराष्ट्र समझ ही नहीं पा रहा है कि दुर्योधन को बचाने के लिए दुर्योधन को बांधना जरूरी था, न कि शकुनी संजय राउत के साथ मिलकर के उसको बढ़ावा दें और खुद आत्महत्या करने पे अपने बेटे को उकसा रहा है। और आप जो कह रहे हो ना कि अब तक ये बेचैनी, देखो शरद पवार ने हाथ पीछे खींच लिया, कांग्रेस ने हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि सबको पता है कि ये जघन्य अपराध किया है। और एक सम्मान था जो इसके पिता का, वो सम्मान अब रहा नहीं। आज बीएमसी पे चुनाव हो जाए, आज महाराष्ट्र की चुनाव हो जाए, ये कहीं ना कहीं से लात मार करके मराठा मानुस भगाएगा, क्योंकि मराठाओं का जितना अपमान किया, कंगना ने यही तो कहा था ना कि हम मराठाओं पे फिल्म क्यों नहीं बनती है। ये पोल खोल दिया कि अरे मराठा के नाम पर आते हो और मराठा का विरोध करने वाले, वीर सावरकर का विरोध करने वालों के साथ तुम लोग सत्ता में हो। अच्छा, आपने पढ़ा होगा हमारे देश में एक समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, और अब आपने उद्धव सरकार है उसको भी देख लिया। अगर दोनों में तुलना की जाए तो क्या अंतर दिखाई दे रहा है? नहीं, अंतर कुछ नहीं है, मैं बता देता हूं, अंतर कुछ नहीं है। उस वक्त भी 4 दलाल थे जिसके बारे में कहा गया कि तुम्हें तो बैठने को कहा गया था, तुम लेट गए थे। आज वही लोग जिसे बैठने को कहा गया है वो रवीश कुमार आज डर का माहौल है ऐसा तो बता नहीं रहे। आज पत्रकार को जाता है उसको जेल में, कंगना बोले उसका घर तोड़ दो, उसके बाद कुछ और आया, बिहार के एसपी आए उसको क्वारंटाइन कर दो, बिहार ने सीबीआई की मांग की उसके विरोध चले जाओ, रिया चक्रवर्ती को बताओ। और ये सारा प्रकल्प को देख लीजिए तो आपको इमरजेंसी की याद आएगी। लोकतंत्र चलता है संविधान से, लोकतंत्र और संविधान को पुष्ट करती है पत्रकारिता, लेखन, और ये जो महकमे होते हैं सरकारी विभाग के, इसने सबको डैमेज किया। बीएमसी का दुरुपयोग किया, बिहार पुलिस को क्वारंटाइन किया, एक मुखर महिला उसके घर तोड़ दिया, और पत्रकार 2 पत्रकारों को जेल में डाल दिया। यही तो लोकतंत्र में कि हत्या जब हुई थी आपातकाल में, और इसका विरोध करने के उस वक्त जिन लोगों ने समर्थन किया था, आज वही मानसिकता, वही पोलित ब्यूरो के पेंशन लेने वाले, वही पोलित ब्यूरो के तनख्वाह लोग जो तनख्वाह पे चलते हैं, नसीरुद्दीन शाह और अनुराग कश्यप जैसे लोग जो वहाँ यश भारती पुरस्कार के 2 करोड़ खाते हैं, उसका पेंशन खाते हैं, और जैसे योगी आदित्यनाथ आते हैं और कहते हैं कि नहीं ये गरीबों को पेंशन मिलना चाहिए, ये अनुराग कश्यप को नहीं मिलना चाहिए, इनकी बौखलाहट शुरू हो जाती है। अच्छा। आपको 1 मिनट रुकूंगा, आपके पास 2 मुख्यमंत्री हैं। अगर बात चली उत्तर प्रदेश की तो 2 मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उसने किसका मकान तोड़ा? अतीक अहमद, एक आतंकवादी का। उसने जितने भी यूपी के बड़े बड़े गुंडे थे उनके मकानों को तोड़ा। और एक दूसरे मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जो कंगना रनावत, जो एक राष्ट्रवाद और एक हिंदुत्व का एक चेहरा बन गई थी, एक प्रवक्ता बन गई थी, उसका मकान तोड़ा। आपको ये तय करना पड़ेगा अब देश में कैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। एक भगवा, असली भगवाधारी जो आतंकवादियों, उग्रवादियों और देशद्रोहियों पे कार्रवाई कर रहा है, और दूसरा जो देशवाद, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के समर्थन में जो बात कर रही है उसका घर तोड़ रहा है। अब आपको देश की जनता को तय करना पड़ेगा तुम्हें कैसा भगवा चाहिए, असली भगवा या नकली भगवा।